हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमी बाय रमेश सिंह और इसमें हमारा चैप्टर 5 प्लानिंग इन इंडिया चल रहा है। और इसमें आज हम करेंगे इंडिपेंडेंट एवेल्युएशन ऑफिस, प्रोग्राम एवेल्युएशन ऑफिस एंड डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड एवेल्युएशन ऑफिस। तो इसमें से जो ये पहले दो है आईईओ एंड पीईओ, ये अभी एग्जिस्टेंस में नहीं है, तो इसलिए ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन स्टिल हम इसके बारे में थोड़ा बहुत जो जानकारी है वो लेंगे। और इसके बाद जो डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड एवेल्युएशन ऑफिस आता है, ये अभी एग्जिस्टेंस में है और इम्पोर्टेंट भी है, तो इसके बारे में हम थोड़ा ज़्यादा डिटेल में करेंगे। लेकिन इन दोनों के बारे में भी हम पढ़ेंगे, कब ये बने थे और इनका काम क्या था, इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, ये सारी चीज़ें हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं इंडिपेंडेंट एवेल्युएशन ऑफिस से। इंडिपेंडेंट एवेल्युएशन ऑफिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया था फरवरी 2014 में। और इसका मेन काम क्या था? इसका काम था जितनी भी गवर्नमेंट की फ्लैगशिप प्रोग्राम्स है या सोशल सेक्टर स्कीम्स है, इन स्कीम्स की पब्लिक अकाउंटेबिलिटी को चेक करना। अब बात क्या हुई थी इस टाइम पे जो लोग थे वो क्या बोल रहे थे कि करप्शन बहुत ज़्यादा हो चुकी है। जो भी सोशल सेक्टर प्रोग्राम्स आ रहे हैं, फ्लैगशिप प्रोग्राम्स आ रहे हैं, वो एक्चुअल में इम्प्लीमेंट अच्छे से हो ही नहीं रहे, इसमें करप्शन बहुत ज़्यादा हो रही है। तो इसीलिए इसी करप्शन को चेक करने के लिए ये बनाया गया था इंडिपेंडेंट एवेल्युएशन ऑफिस। तो पब्लिक अकाउंटेबिलिटी को स्ट्रेंथन करने के लिए इंडिपेंडेंट एवेल्युएशन ऑफिस बनाया गया था। और इसका आइडिया कहाँ से आया था? इसका आइडिया आया था इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से, आईएमएफ से इसका आइडिया लिया था और इसको बनाया गया था ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनेशनल एक्सपीरियंसेस। और इसको बनाने में वर्ल्ड बैंक और ब्रिटिश डीएफआईडी ने भी हमारे साथ कॉपरेट करा था। इनकी कॉपरेशन से इनको बनाया गया था। ब्रिटिश डीएफआईडी, डिपार्टमेंट फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट की हेल्प से हमने इसको बनाया था। और ये जो इंडिपेंडेंट एवेल्युएशन ऑफिस बना था, ये एक इंडिपेंडेंट ऑफिस था, ठीक है, और प्लानिंग कमीशन के साथ अटैच था। अब उस टाइम पे तो प्लानिंग कमीशन था ना, उसके बाद प्लानिंग कमीशन जो बॉडी थी वो खत्म हुई थी, उस टाइम पे प्लानिंग कमीशन एग्जिस्टेंस में था। तो इस प्लानिंग कमीशन जो बॉडी थी, इसके साथ अटैच करके ये इंडिपेंडेंट एवेल्युएशन ऑफिस बनाया गया था। और इसका जो प्लानिंग कमीशन का डिप्टी चेयरमैन था, वो इंडिपेंडेंट एवेल्युएशन ऑफिस का जो चेयरमैन होता था, ठीक है। प्लानिंग कमीशन का जो डिप्टी चेयरमैन था, वो इंडिपेंडेंट एवेल्युएशन ऑफिस का चेयरमैन था, ठीक है। गवर्निंग बोर्ड जो इसका जो इंडिपेंडेंट एवेल्युएशन ऑफिस का गवर्निंग बोर्ड था, उसका चेयरमैन कौन था? प्लानिंग कमीशन का डिप्टी चेयरमैन। और इसकी फंडिंग कहाँ से होती थी? आईईओ की, जो भी इस पे पैसा खत्म होता था वो कहाँ से आता था? वो पैसा आता था प्लानिंग कमीशन से। सारी फंडिंग इसको देता था प्लानिंग कमीशन। तो जो प्लानिंग कमीशन जो इसका डायरेक्टर जनरल था, वो इसका फुल टाइम डायरेक्टर जनरल होता था। और इसका जो रैंक होता था आईईओ के डायरेक्टर जनरल का जो रैंक था, वो रैंक किसके बराबर था? वो प्लानिंग कमीशन के मेंबर के स्टेटस के बराबर था, या फिर स्टेट के यूनियन मिनिस्टर के बराबर था। जितनी पावर्स एक स्टेट के यूनियन मिनिस्टर को मिलती है, उतनी ही पावर प्लानिंग कमीशन के मेंबर को दी जाती थी। और सेम पावर्स इसके डायरेक्टर जनरल के पास होती थी। आईईओ के जो डायरेक्टर जनरल थे, उसके पास भी सेम वही पावर्स होती थी जो एक स्टेट के यूनियन मिनिस्टर के पास होती थी। मतलब कि इनका जो स्टेटस था वो सेम था। जैसे एक स्टेट का यूनियन मिनिस्टर था, उसका जो स्टेटस है वही स्टेटस इसके डायरेक्टर जनरल का होता था। और इसके डायरेक्टर जनरल का टेन्योर होता था 3 साल का और एक्सपेंडेबल होता था अप टू 5 इयर्स। और इसका जो स्टाफ था उसको सिलेक्ट करता था डायरेक्टर जनरल। जितना भी आईईओ का स्टाफ था, सारे के सारे स्टाफ को सिलेक्ट करता था डायरेक्टर जनरल, बिना किसी इंटरफेरेंस के। और इसका अपना बजट होता था, एक इंडिपेंडेंट बजट था जिसमें किसी की भी कोई इंटरफेरेंस नहीं होती थी। अब इससे पहले आईईओ तो अब इन्होंने 2014 में बनाया था ना, उससे पहले एक और बॉडी थी प्रोग्राम एवेल्युएशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसके बारे में हम डिटेल में अभी थोड़ी देर में बात करेंगे। अब ये जो प्रोग्राम एवेल्युएशन ऑफिस था ना, ये पहले से ही एग्जिस्टेंस में था और ये प्लानिंग कमीशन के अंडर काम करता था। लेकिन अब हुआ क्या था? अब ये जो पीईओ था, प्रोग्राम एवेल्युएशन ऑफिस, ये प्लानिंग कमीशन के अंडर काम कर रहा था। प्लानिंग कमीशन किसके अंडर काम कर रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर काम कर रहा है। और पहले की अगर हम प्लान्स की बात करें, पहले 9 प्लान्स की बात करें, तो उन प्लान्स में जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी, जितने भी प्रोग्राम्स बनते थे
सेंटर फ्लैगशिप प्रोग्राम्स जो आते थे या स्कीम्स आती थी, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा रहता था। स्टेट की कोई ज़्यादा बातें सुनी नहीं जाती थी। हालांकि जो 10वां 11वां 12वां 5 ईयर प्लान आए हैं, इन प्लान्स में फिर भी स्टेट से थोड़ा बहुत इन्होंने कंसल्ट किया, स्टेट की थोड़ी बहुत इंटरफेरेंस रही है। लेकिन 10वें प्लान से पहले के जो 9 प्लान्स है, उन प्लान्स में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अपने हिसाब से काम करती थी, स्टेट गवर्नमेंट से ज्यादा कंसल्ट नहीं करती थी, स्टेट गवर्नमेंट से ज्यादा पूछताछ नहीं करी जाती थी। तो इसीलिए ये जो प्रोग्राम इवैल्यूएशन ऑफिस है, ये कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर बैठकर काम कर रहा था, प्लानिंग कमीशन के साथ काम कर रहा था। तो अब ये प्लानिंग कमीशन के साथ काम करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के काम करेगा, तो ऑब्वियसली ये सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में कुछ भी गलत नहीं बोलेगा। तो इसीलिए बोला जाता था कि जो प्रोग्राम इवैल्यूएशन ऑर्गेनाइजेशन है ना, ये इफेक्टिवली काम नहीं कर रही, गवर्नमेंट ने अभी भी बहुत सारी करप्शन है। तो उसी के लिए इंडिपेंडेंट इवैल्यूएशन ऑफिस बनाया गया था, सो दैट कि इवैल्यूएशन के प्रोसेस को थोड़ा सा स्ट्रेंथन किया जा सके। अब आईईओ के मेन एम्स क्या थे? इसका मेन एम था गवर्नमेंट की जितनी भी पॉलिसीज है या प्रोग्राम्स है, उसकी इफेक्टिवनेस को इम्प्रूव करना, और जितने भी गवर्नमेंट के वेरियस डिपार्टमेंट्स है या एजेंसीज है, उसके गाइडलाइंस को, उसकी मेथडोलॉजी को सेट करना, और साथ ही साथ ओपननेस का कल्चर लेकर आना, गवर्नमेंट सिस्टम में लर्निंग का कल्चर लेकर आना। क्योंकि हमारे इंडिया में क्या होता है, हम जो पुराने हमारे थिंकिंग होती है, हम उसी के अकॉर्डिंग काम करते हैं, हम नए सिस्टम को जल्दी जल्दी अडॉप्ट नहीं करते। तो वही इसमें बात करी गई थी। इसका मेन एम वही था कि गवर्नमेंट में के जो गवर्नमेंट सिस्टम है उसमें लर्निंग को इनकरेज करना, कि जो सिस्टम चेंज हो रहा है उस चेंजिंग सिस्टम के साथ अडॉप्ट करना खुद को, इंडिया को बेस्ट इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस के साथ कनेक्ट करना, सो दैट कि हम जो बाकी की कंट्रीज है उनकी सक्सेस और मिस्टेक से कुछ नॉलेज ले पाए, कुछ सीख पाए। फिर आगे इसके कुछ फंक्शंस दे रखे हैं, हालांकि इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, रीजन बीइंग कि अभी ये बॉडी एग्जिस्टेंस में नहीं है, तो इसलिए, बट स्टिल हम थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। इसके फंक्शंस क्या थे? जितने भी प्लान्स है, गवर्नमेंट के प्लान्स है, प्रोग्राम्स है या फ्लैगशिप प्रोग्राम्स है, उन सबको एवेल्युएट करना, इंडिपेंडेंटली कंडक्ट कराना, एवेल्युएट कराना, उसके इफेक्टिवनेस को चेक करना, रेलेवेंस को चेक करना, इम्पैक्ट को चेक करना। और इसमें जो काम हो रहा है उसमें कंसल्टेशन का ओपन प्रोसेस लेकर आना। जैसे कोई प्रोग्राम या कोई पॉलिसी बनाई गई है लोगों के लिए, तो उसको पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने से पहले उसको पब्लिक करना, सिविल सोसाइटी का फीडबैक लेना, और उसके बाद उनके अकॉर्डिंग फिर उसको इम्प्लीमेंट करना। अपने हिसाब से काम नहीं करना, पब्लिक रिव्यू भी इसमें लेना कंपल्सरी था। इसमें कुछ टर्म्स ऑफ रेफरेंस बनाई गई इंडिपेंडेंट एवैल्यूएशन के लिए। आईईओ ने जो इंडिपेंडेंट एवैल्यूएशन के लिए अपनी कुछ टर्म्स ऑफ रेफरेंस बनाई थी। सेल्फ एवैल्यूएशन और मॉनिटरिंग सिस्टम की जो क्वालिटी है उसको थोड़ा इम्प्रूव करना, ये इसका काम था। इसके अलावा वेबसाइट्स वगैरह बनाना, सो दैट कि जो इसका काम है वो थोड़ा ओपननेस से हो सके, इसमें करप्शन कम हो। अब हुआ क्या, इसकी जो फर्स्ट रिपोर्ट थी आईईओ की, जो फर्स्ट रिपोर्ट थी, ये पब्लिश हुई थी सितंबर 2014 में। और सितंबर 2014 में जब इसकी फर्स्ट रिपोर्ट आई, उसके बाद ही इसके जो डायरेक्टर जनरल थे उनको सर्विस से रिलीव कर दिया गया। रीजन बीइंग, हुआ क्या था उस टाइम पे, आप देखो 2014 के बाद सरकार बदल गई, साथ ही साथ प्लानिंग कमीशन जो पहले बॉडी हुआ करती थी वो भी खत्म हो गई। अब आईईओ काम कर रहा था प्लानिंग कमीशन के अंडर, अब प्लानिंग कमीशन ही नहीं रहा तो आईईओ भी ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। और ऊपर से सरकार बदल गई, बीजेपी की सरकार आ गई, तो बीजेपी के सरकार के काम करने का तरीका ही अलग था। तो प्लानिंग कमीशन की जगह पे आ गया नीति आयोग, और नीति आयोग के अंडर फिर इन्होंने बनाया था डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड एवैल्यूएशन ऑफिस। तो ये जो आईईओ था, इंडिपेंडेंट एवैल्यूएशन ऑफिस था, इसको डीएमईओ के साथ मर्ज कर दिया गया सितंबर 2015 में। और आईईओ के जो मेन फीचर्स है और जो फंक्शंस है वो रिफ्लेक्ट होते हैं डीएमईओ के काम करने के तरीके में। ठीक है, जैसे ही आईईओ काम करता था कुछ उस तरीके से ही डीएमईओ भी काम करता है। जो मेन फंक्शंस और फीचर्स है डीएमईओ के भी ऑलमोस्ट इससे थोड़े बहुत मिलते जुलते हैं, राइट। फिर नेक्स्ट
नेक्स्ट है प्रोग्राम एवेल्युएशन ऑर्गेनाइजेशन। ये बनी थी अक्टूबर 1952 में और ये एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन थी और ये काम करती थी प्लानिंग कमीशन की गाइडेंस और डायरेक्शन के अंडर। और इसका काम क्या था? इसका काम था जितने भी कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स है और इंटेंसिव एरिया डेवलपमेंट स्कीम्स है उन सबको एवेल्युएट करना, इसका मेन टास्क ये था। अब फर्स्ट 5 ईयर प्लान के टाइम पे इसका जो एवेल्युएशन का मेथड था, जो डेवलपमेंट टेक्निक्स जो थे एवेल्युएशन के, वो अलग थे फर्स्ट 5 ईयर प्लान के टाइम पे। लेकिन थर्ड और फोर्थ 5 ईयर प्लान के टाइम पे इसका जो एवेल्युएशन मेथड था वो थोड़ा चेंज हो गया था, क्योंकि थर्ड और फोर्थ 5 ईयर प्लान के टाइम पे इसकी जो एवेल्युएशन मशीनरी थी वो स्टेट्स में भी सेटअप हो गई थी। फर्स्ट 5 ईयर प्लान के टाइम पे ये सेंट्रल लेवल पे ही काम करता था, तो सेंट्रल लेवल पे ही ये अपनी टेक्निक्स बनाता था और मेथड्स बनाता था डेवलपमेंट के स्कीम को आगे इंप्लीमेंट करने के, एवेल्युएट करने के। तो लेकिन थर्ड और फोर्थ 5 ईयर प्लान के टाइम तक आते आते इसकी जो एवेल्युएशन मशीनरी थी वो स्टेट्स में भी सेटअप हो चुकी थी। धीरे धीरे फिर प्रोग्राम्स और स्कीम्स बढ़ती गई, अलग अलग सेक्टर्स वाइज जो स्कीम्स थी उसको अलग अलग सेक्टर वाइज कैटेगराइज कर दिया गया। तो उसके अकॉर्डिंग फिर जो प्रोग्राम एवेल्युएशन ऑर्गेनाइजेशन का काम था वो अलग अलग सेक्टर्स तक एक्सटेंड हो गया, जैसे कि एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन में, रूरल इंडस्ट्रीज में, फिशरीज, हेल्थ, फैमिली वेलफेयर, रूरल डेवलपमेंट, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, ट्राइबल डेवलपमेंट, सोशल फॉरेस्ट्री। तो ऐसे अलग अलग सेक्टर्स में जो इसका काम था प्रोग्राम एवेल्युएशन ऑर्गेनाइजेशन का, एवेल्युएशन का जो काम था वो अलग अलग सेक्टर्स तक एक्सटेंड हो गया। और इसके जो मेन फंक्शंस थे, इसके मेन फंक्शंस क्या थे? जितनी भी स्कीम्स आ रही है, जितने भी प्रोग्राम्स आ रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस को चेक करना, उसके प्रोसेस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन को इवैल्यूएट करना और उसके जो डिलीवरी सिस्टम है उसकी इफेक्टिवनेस को असेस करना और प्रोग्राम का इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है उसको असेस करना। ये इसके मेन फंक्शंस थे। और इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स थे जितने भी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स है उसके इम्पैक्ट को असेस करना। अब जो डेवलपमेंट प्रोग्राम सरकार चला रही है तो उन डेवलपमेंट प्रोग्राम की एवेल्युएशन करनी, एनालाइज करना और उसके इम्पैक्ट को असेस करना। सेकेंड ऑब्जेक्टिव इसका क्या था कि अब जो प्लान है, जब प्लान को इम्प्लीमेंट किया जाता है, कोई भी सोशल सेक्टर स्कीम आती है या फिर कोई प्रोग्राम आता है, जब प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया जाता है तो इम्प्लीमेंट के टाइम पे प्रोग्राम की एडमिनिस्ट्रेशन की और एग्जीक्यूशन की अलग अलग स्टेजेस होती है। तो अलग अलग स्टेजेस में उस प्लान के सक्सेस एरियाज को और फेलियर एरियाज को आइडेंटिफाई करना और अगर वो प्लान सक्सेसफुल हो रहा है तो उसके रीजंस क्या है, उसके रीजंस को एनालाइज करना। इन केस वो प्लान फेल हो रहा है तो उसके फेलियर के रीजंस को एनालाइज करना। ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव था। थर्ड ऑब्जेक्टिव क्या था? थर्ड ऑब्जेक्टिव था कि लोगों का रिएक्शन देखना। कोई भी प्लान जो इंप्लीमेंट हो चुका है उस प्लान के रिगार्डिंग लोगों का रिएक्शन चेक करना कि उसके रिगार्डिंग लोगों का रिएक्शन क्या है और उस रिएक्शन को एग्जामिन करके फिर फर्दर फ्यूचर जो प्लान्स आ रहे हैं उन प्लान्स में इम्प्रूवमेंट करना। तो ये थे इसके कुछ मेन ऑब्जेक्टिव्स। अब बाद में क्या हुआ? सितंबर 2015 में जैसे इंडिपेंडेंट एवेल्युएशन ऑफिस था तो सेम सितंबर 2015 में जो प्रोग्राम एवेल्युएशन ऑर्गेनाइजेशन थी ये भी DMEO में मर्ज हो गई, डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड एवेल्युएशन ऑफिस में मर्ज हो गई। PEO जो था वो भी इसके साथ मर्ज हो गया और जितने भी इसके फंक्शंस थे या फीचर्स थे वो सारे के सारे फिर चले गए DMEO के पास। और DMEO में PEO के जो भी फंक्शंस है, फीचर्स है, वो इसमें रिफ्लेक्ट होते हैं जो नई बॉडी बन के सामने आई थी। फिर बात करते हैं DMEO के बारे में, डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड एवेल्युएशन ऑफिस। अब ये अभी भी काम कर रहा है, एग्जिस्टेंस में है। IEO और PEO दोनों खत्म हो चुके हैं सितंबर 2015 में, दोनों मर्ज हो गए थे डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड एवेल्युएशन ऑफिस के साथ। तो बेसिकली ये है क्या, जो DMEO है ये PEO और IEO इन दोनों को मिला के बना था सितंबर 2015 में। अब हुआ क्या था 2015 में? अब देखो, एक तो सरकारें बदल गई,
ठीक है, पहले सेंटर में कांग्रेस की थी, बाद में बीजेपी आ गई। दूसरा क्या हुआ, बीजेपी के काम करने का तरीका अलग था। पहले प्लानिंग कमीशन था, तो प्लानिंग कमीशन के बाद 2015 में क्या आ गया, नीति आयोग आ गया। अब जो बीजेपी थी वो अपने हिसाब से काम कर रही थी, उसने प्लानिंग कमीशन खत्म कर दिया, नीति आयोग शुरू कर दिया। अब पीईओ और आईईओ की अगर हम बात करें, प्रोग्राम एवेल्युएशन ऑफिस एंड इंडिपेंडेंट एवेल्युएशन ऑफिस की, तो ये दोनों जो थे ये प्लानिंग कमीशन के अंडर काम कर रहे थे। लेकिन अब 2015 में प्लानिंग कमीशन ही नहीं रहा, तो इसके अंडर जो बॉडीज काम कर रही थी उन बॉडीज का भी कोई मतलब नहीं बनता। इसीलिए इन बॉडीज को खत्म करके इनकी जगह पे एक नई बॉडी तैयार करी गई जिसका नाम रखा गया डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड एवेल्युएशन ऑफिस। तो इसका मेन जो काम है, फीचर्स है, ऑब्जेक्टिव्स है, ये ऑलमोस्ट इसके साथ मिलते जुलते ही है। तो बेसिकली इन दोनों बॉडीज को मिला के बनाया गया था डीएमईओ। तो डीएमईओ काम करता था नीति आयोग के अंडर। इसका ये जो डीएमईओ का ऑफिस था वो नीति आयोग के साथ अटैच था, और इसके जितने भी एम थे, उसका एम क्या था, इसका मेन एम था मॉनिटरिंग एंड एवेल्युएशन का। ठीक है, अब पहले के जो हमने ये दोनों पढ़े हैं, पीईओ एंड आईईओ, इसका भी तो मेन काम एवेल्युएशन का ही था ना। तो सेम डीएमईओ का था, डीएमईओ का काम भी मॉनिटरिंग एंड एवेल्युएशन का ही था। तो इसके मेन फंक्शंस कुछ देख लेते हैं। तो इसके मेन फंक्शंस क्या थे कि जितने भी पॉलिसीज आ रही है या प्रोग्राम्स आ रहे हैं, उसके प्रोग्रेस को मॉनिटर करना, उसकी एफिकेसी को मॉनिटर करना, और उसके अकॉर्डिंग फ्यूचर वाले जो प्लान्स आ रहे हैं उनमें इम्प्रूवमेंट करना। अगर हम पिछले प्लान को देखेंगे, उसकी प्रोग्रेस को चेक करेंगे, उसको एवेल्युएट करेंगे, उसको मॉनिटर करेंगे, तभी तो हम आने वाले प्लान्स में इम्प्रूवमेंट कर पाएंगे ना। अगर हम पीछे वाले प्लान को वैसे का वैसे छोड़ देंगे, आगे वाले प्लान्स बनाए जा रहे हैं, तो आने वाले प्लान्स में इम्प्रूवमेंट आना पॉसिबल नहीं है। तो आने वाले प्लान्स में इम्प्रूवमेंट करने के लिए हमें अपने पिछले प्लान्स को मॉनिटर करना, एवेल्युएट करना जरूरी है। सेकेंड इसका था, जितने भी प्रोग्राम्स आ रहे हैं उसकी इम्प्लीमेंटेशन को, जो इम्प्लीमेंट हो रहे हैं प्रोग्राम्स, उनकी इम्प्लीमेंटेशन को एवेल्युएट करना कि सही तरीके से ये इम्प्लीमेंट हो रहे हैं या कहीं करप्शन तो नहीं है, ये सब चीज़ों को चेक करना। और साथ ही साथ रिसोर्सेज को भी देखना कि प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए कौन कौन से रिसोर्सेज चाहिए, और उन रिसोर्सेज की डिलीवरी करवाना, ये इसका मेन काम था। अब ये नीति आयोग का पार्ट था, डीएमईओ नीति आयोग का पार्ट था। अब नीति आयोग में कौन है, स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स भी है और सेंटर की मिनिस्ट्रीज भी इसमें बैठती है। तो इसीलिए ये नीति आयोग का पार्ट होते हुए जो डीएमईओ है, डीएमईओ, ये यूनियन गवर्नमेंट के लिए और जितने भी मिनिस्ट्रीज है या डिपार्टमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट के, यूनियन गवर्नमेंट के, उसके लिए ये एडवाइजरी काम करता है। एडवाइजरी जितनी भी पावर्स है वो सारी इसके पास है। ठीक है, ये एडवाइस देता है यूनियन गवर्नमेंट को, जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रीज है, सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स है, उनको ये एडवाइस देता है उनके अलग अलग फंक्शंस के लिए। जितनी भी स्कीम्स बन रही है सेंट्रल लेवल पे, उन स्कीम्स के रिगार्डिंग वो ये एडवाइस देता है यूनियन गवर्नमेंट को। और एट द सेम टाइम अब देखो नीति आयोग में स्टेट के जो चीफ मिनिस्टर है वो भी बैठते हैं, तो एट द सेम टाइम ये स्टेट्स के लिए भी एज ए एडवाइजरी बॉडी काम करता है। स्टेट्स को भी प्लान्स की इम्प्लीमेंटेशन के लिए ये एडवाइस देता है। जो स्टेट लेवल पे प्लान्स बनते हैं उनको भी ये एडवाइस देता है। मॉनिटरिंग एंड एवेल्युएशन के लिए इसने एक आउटपुट आउटकम फ्रेमवर्क तैयार किया है। ठीक है, बजट 2019-20 के टाइम पे इन्होंने एक आउटपुट आउटकम फ्रेमवर्क तैयार किया था मॉनिटरिंग एंड एवेल्युएशन के लिए। ठीक है, अब इस फ्रेमवर्क में क्या है, इस फ्रेमवर्क में जितनी भी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है या सेंटर सेक्टर स्कीम्स है, उन सारी स्कीम के आउटपुट को, आउटकम को, उसके जितने भी आउटकम्स है उसको चेक किया जाता है। ठीक है, आउटकम्स को चेक करने के लिए इन्होंने कुछ मेजरेबल इंडिकेटर्स रखे हैं। उन मेजरेबल इंडिकेटर्स के बेसिस पे इनको चेक किया जाता है, और फिर उसी के बेसिस पे फिर आगे वाली फर्दर जो स्कीम्स है उनको एवेल्युएट किया जाता है, उनको बनाया जाता है और उनके आउटकम्स अचीव किए जाते हैं। अब इसके जितने भी फंक्शंस है,
ठीक है, अपना DMEO की बात हो रही है। तो DMEO के जितने भी फंक्शंस है, जितने भी फीचर्स है, वो सारे के सारे कहाँ से लिए गए हैं? वो सारे के सारे लिए गए हैं इंडिपेंडेंट एवेल्युएशन ऑफिस एंड प्रोग्राम एवेल्युएशन ऑर्गेनाइजेशन से। जो इन दोनों के फंक्शंस थे, फीचर्स थे, वो सारे के सारे डाल दिए गए DMEO में। ठीक है, इसके साथ साथ DMEO के कुछ इंडिपेंडेंट फंक्शंस भी इसको दिए गए, कुछ अलग फंक्शंस भी, कुछ नए फीचर्स भी इसमें डाले गए। नए फीचर्स क्यों डाले गए थे? क्योंकि आप देखो डेवलपमेंटल नीड्स चेंज होती है हर कंट्री की अकॉर्डिंग टू टाइम। अब 1950s की बात करें, 60s 70s की, तो उस टाइम पे हमारी कंट्री की डेवलपमेंटल नीड्स अलग थी। लेकिन अगर हम अब की बात करें 2020 की, तो अभी कंट्री की जो डेवलपमेंटल नीड्स है वो अलग है। तो उन्हीं डेवलपमेंटल नीड्स के बेसिस पे इसमें कुछ नए फीचर्स ऐड करे गए, इसमें कुछ नए फंक्शंस ऐड करे गए, सो दैट कि हम अपनी कंट्री को ट्रांसफॉर्मेशन की रास्ते पे ला सकें, हम अपनी कंट्री में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन कर सकें। तो इसीलिए इसमें कुछ नए फंक्शंस भी ऐड करे गए, प्लस इसमें IEO और PEO के फंक्शंस तो थे ही थे, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।